हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेट। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं हेमेटोपोइसिस। सो बेसिकली हेमेटोपोइसिस क्या है, डिफिनीशन जो है हेमेटोपोइसिस का वो है प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर डेवलप। हेमेटोपोइसिस मींस के द प्रोसेस इन विच डिफरेंट ब्लड सेल्स आर डेवलप। अब ब्लड सेल में हमारे पास कौन कौन से हमारे पास है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और लिम्फोसाइट्स है। ये जो सारे सेल्स है इनकी जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, इसको कहते हैं हेमेटोपोइसिस। अब ये जो हेमेटोपोइसिस है ये कौन से सेल से होता है, वो हमारे पास उस सेल का नाम है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। लाजमी बात है, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है उनका एक मेन सेल होता है जिससे बाकी सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो जो हेमेटोपोइसिस का प्रोडक्शन होता है वो स्टेम सेल से होता है। तो स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल के जो है दो खुसूसियात होते हैं। सबसे पहले ये है कि स्टेम सेल इज़ द सेल विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू डेवलप और फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब वो कौन कौन से, अब ये एक स्टेम सेल डिफरेंट टाइप, आरबीसी भी प्रोड्यूस करे, डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस करे, प्लेटलेट्स भी कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स भी कर रहे हैं। और दूसरी जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये अपनी जो पॉपुलेशन है, मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन, वो भी करेगा। स्टेम सेल वो सेल होता है जो डिफरेंट सेल को भी प्रोड्यूस कर रहा है प्लस मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन। सो ये स्टेम सेल का एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद जो ब्लड सेल्स होंगे तो उसके लिए जो सेल होगा उसका नाम है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, या उसका जो दूसरा नाम है वो है हेमेंजियोब्लास्ट। और तीसरा जो नाम है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का वो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक हो गया। सो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के तीन नाम है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जनरल, हेमेंजियोब्लास्ट या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसमें से कोई भी तीनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए। अच्छा, अब इनमें जो हमारे पास जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, एक होता है हमारे पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा हमारे पास होता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल वो है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स को ही प्रोड्यूस कर रहा है, और टोटिपोटेंट वो सेल होता है जिसमें कैपेबिलिटी हो कि बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं सब के सब को वो फॉर्म कर सकता है, तो उसको कहते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल। लेकिन जो हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये प्लूरिपोटेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट्स है, इनको प्रोड्यूस कर रहा है। सो इसलिए ये है हमारे पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो हेमेटोपोइसिस है इसके हमारे पास तीन फेजेस होते हैं। तीन फेजेस में हमारा हेमेटोपोइटिक स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ से, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ है उसमें फिर कंटिन्यू होता है अप टू एडल्ट तक। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो हमारे पास फेज़ है वो है हमारे पास मेगालोब्लास्टिक फेज़। सेकेंड वन है हमारे पास हिपैटिक फेज़, और थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पर जो हेमेटोपोइसिस का थर्ड फेज़ है वो है हमारे पास मेड्यूलरी फेज़। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास हेमेटोपोइसिस के तीन फेजेस है। सबसे पहले है मेगालोब्लास्टिक जो हमारे पास योल्क सेक से स्टार्ट होता है, सेकंड वन हमारे पास होता है हेपेटिक फेज, और थर्ड वन है हमारे पास मेड्यूलरी फेज। सबसे पहले जो हेमेटोपोइसिस होता है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक हेमेटोपोइसिस होता है जो कि एम्ब्रियो में स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में चला जाता है। वो कौन कौन से फेज होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में होता है, अब हम उसको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक हेमेटोपोइसिस में। फर्स्ट वन है हमारे पास जो फेज़ है इंट्रा एम्ब्रियोनिक में, पहला वन वो है हमारे पास मेगालोब्लास्टिक फेज़। मेगालोब्लास्टिक फेज़ में हमारे पास जो मेगालोब्लास्टिक फेज़ है इसमें जो हेमेटोपोइसिस वो कौन से जगह पर होगी, वो हमारे पास होगी योल्क सेक में। जो हमारे योल्क सेक है सबसे पहले जो हेमेटोपोइसिस स्टार्ट होता है वो योल्क सेक में स्टार्ट होता है, और ये अराउंड स्टार्ट होता है 3 वीक से लेकर अप टू 8 वीक्स तक। हमारे पास जो योल्क सेक है इसमें हेमेटोपोइसिस होता है। ये जो स्टेम सेल है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है वो योल्क सेक में होता है 3 से लेकर 8 वीक्स तक, और वो यहाँ से हमारे जो एरिथ्रोपोइसिस होता है, हेमेटोपोइसिस होता है, एरिथ्रोपोइसिस होता है, ल्यूकोपोइसिस होता है, वो सारे सेल्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास योल्क सेक के साथ साथ जो हमारा अओर्टा है, अओर्टा में जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उनमें जो सेल्स है वो भी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का काम करते हैं। गोनेड में और मीजोनेफ्रॉन, इनमें भी हमारे पास 4 से लेकर 5th वीक तक इनमें भी होते हैं जो सेल्स होते हैं वो भी हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं।
जो योल्क सेक होता है इनमें जो एरिथ्रोपोएसिस होते जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके स्पेसिफिक हुसूसियात होते हैं। अब जैसे कि इस फेज़ का नाम है मेगालोब्लास्टिक फेज़। इनमें जो आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं योल्क सेक में वो हमारे पास होते हैं प्रिमिटिव मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोसाइट। मेगालोब्लास्टिक मीन्स के इनमें न्यूक्लियस होता है। जो हमारे पास योल्क सेक से एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रोफिल्स बाकी जो होते हैं उनमें तो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं एडल्ट जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं आरबीसीज होते हैं उनमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो योल्क सेक प्रोड्यूस करते हैं उनमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है। और इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे पास एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होता है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास शॉर्ट है। ठीक हो गया। इनमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक हमारे पास है हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड 1 जिसमें आपके पास होता है जीटा 2 और गेमा 2 चेन्स होते हैं। फिर एच बी पोर्टलैंड 2 जिसमें हमारे पास जीटा 2 और बीटा 2 चेन्स होते हैं। एच बी गोवर 1 इनमें भी हमारे पास जीटा 2 और एप्सिलॉन 2 के दो चेन्स होते हैं। और हमारे पास जो 2 है उसमें अल्फ़ा 2 और एप्सिलॉन 2 चेन्स होते हैं। और ये जो हमारे पास ये एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होता है ये अप टू 11th वीक तक होता है। फिर इसके बाद अगर आप 12th वीक के बाद 12th वीक में जो फीटस होता है उसका हीमोग्लोबिन देखते तो वो फिर हमारे पास कन्वर्ट होता है फीटल हीमोग्लोबिन में। सो हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है ये हमारे पास अप टू 11th वीक तक प्रेजेंट होगा। 12th वीक में फिर इसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन में। सो ये था हमारे पास योल्क सेक या मेगालोब्लास्टिक फेज़ का। सेकंड फेज़ है हमारे पास यहाँ पर हिपैटिक फेज़। सो हमारे पास हिपैटिक फेज़ में फिर क्या होता है जो होम्योपैथिक एक्टिविटी होता है योल्क सेक से स्टार्ट हो जाता है फिर वो लीवर में चला जाता है। अब लीवर में जो इसका ड्यूरेशन है वो हमारे पास 6 वीक से स्टार्ट होके अप टू बर्थ तक जो लिवर है इसमें हमारे पास हेमेटोपोइसिस होता है 6 वीक से लेकर अप टू बर्थ तक। और यहाँ पर जो लिवर है इसमें जो अब यहाँ पर आप देखें इसमें हमारे पास था योल्क सेक में प्रिमिटिव मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोसाइट। जो लिवर से एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास मैक्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइट्स होंगे जिनमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। मीन जो हमारे पास नॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो होते हैं। और इनमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो हमारे पास जो पहले था हमारे पास योल्क सेक में था हमारे पास एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हमारे पास होता है फीटल हीमोग्लोबिन। और फीटल हीमोग्लोबिन में हमारे पास होते हैं 2 अल्फ़ा चेन्स प्लस 2 गेमा चेन्स। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास लॉन्ग है। और जो हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन था उसका जो लाइफ स्पैन था वो हमारे पास होता है शॉर्ट। अच्छा, इसमें जो हमारे पास लिवर है यहाँ पर इसमें सबसे जो हाईएस्ट हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी होती है वो जो इसका पीक होता है वो 3rd मंथ में मीन्स के अराउंड अबाउट 3rd मंथ तक यहाँ पर जो लिवर में हेमेटोपोइसिस की एक्टिविटी वो सबसे हाईएस्ट होती है। फिर 6 मंथ से लेकर फिर यहाँ से 6 मंथ से ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। लिवर से फिर 6 मंथ के बाद जो एक्टिविटी है हेमेटोपोइसिस का वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि बोन मैरो और स्प्लीन में ये स्टार्ट हो जाता है। और बोन मैरो में हमारा जो फर्दर एडल्ट में फिर जो जितना भी हेमेटोपोइसिस वो बोन मैरो में होता है। सो बर्थ से बाद जो जितना भी हेमेटोपोइसिस वो बोन मैरो में होता है। सो 6 मंथ के बाद लिवर में जो हेमेटोपोइसिस की एक्टिविटी वो हमारे पास डिक्लाइन होती हैं। और इसके साथ साथ स्प्लीन में जो हमारे पास हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी होती है स्प्लीन में हमारे पास स्प्लीन है, इसके अलावा लिम्फ नोड्स है और थाइमस होता है। इनमें हमारे पास जो हेमेटोपोइसिस एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है 10th वीक से लेकर अप टू 28 वीक तक। सो अब आप देखिए जो हिपैटिक फेज होता है उसमें मेनली जो लिवर होता है उसमें 6 वीक से लेकर अप टू बर्थ तक हेमेटोपोइसिस होता है। और जो स्प्लीन होता है उसमें 10th वीक से लेकर 28 वीक्स तक जो हेमेटोपोइसिस एक्टिविटी है वो कंटिन्यू होती है। फिर इसके बाद है हमारे पास जो लास्ट फेज है वो हमारे पास है मेड्यूलरी फेज। मेड्यूलरी फेज में क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है उसका जो इनर पार्ट होता है मेड्यूला उसमें हमारे पास हेमेटोपोइसिस होता है। सो इसलिए इसका नाम है मेड्यूलरी फेज या इसका दूसरा नाम इंट्रामेड्यूलरी फेज। क्योंकि जो हेमेटोपोइसिस बोन मैरो में होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रामेड्यूलरी फेज। और जो बोन मैरो से के अलावा दूसरे ऑर्गन्स में होते हैं फॉर एग्जांपल लिवर में होते हैं स्प्लीन में होते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस। तो जो मेड्यूलरी फेज में बोन मैरो में होते हैं वो हमारे पास इंट्रामेड्यूलरी फेज।
इंट्रामेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस। ठीक हो गया। सो बोन मैरो में हमारे पास जो हेमेटोपोइसिस होते हैं वो स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिकली 18th वीक से। ठीक हो गया। और यहाँ से ये स्टार्ट होकर 18 वीक से अप टू एडल्ट तक जो बोन मैरो है उसमें हमारे पास हेमेटोपोइसिस होता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास फिर आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये फिर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हेमेटोपोइसिस। फिर वो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हेमेटो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में होता है। जब बर्थ के बाद जितना भी हेमेटोपोइसिस होगा वो सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में होगा। लिवर स्प्लीन वगैरह में आपके पास हेमेटोपोइसिस आफ्टर बर्थ नहीं होगा नॉर्मली। अगर लिवर स्प्लीन में हेमेटोपोइसिस होता है आफ्टर बर्थ सो उसमें कंडीशन ये हो सकती है कि या तो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या हेमोलाइसिस हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन नॉर्मली आफ्टर बर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में हमारे पास हेमेटोपोइसिस होता है। अब जो बोन मैरो है हमारे पास बोन मैरो दो तरह के, एक है हमारे पास रेड बोन मैरो, एक है हमारे पास येलो बोन मैरो। जो हमारे पास रेड बोन मैरो है ये हमारे पास एक्टिव बोन मैरो। जो हमारे पास रेड बोन मैरो है एक्चुअल में जो हेमेटोपोइसिस वो हमारे पास रेड बोन मैरो में होता है। और जो येलो बोन मैरो होता है यहाँ पर हमारे पास हेमेटोपोइसिस नहीं होता। इसमें हमारे पास जो रेड बोन मैरो ख़त्म हो जाता है, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक बोन मैरो है, उसकी जो हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी थी, पोटेंशियल था, वो ख़त्म हो गया, वो फिर येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाए और वहाँ पर फिर हेमेटोपोइसिस नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है फैट सेल्स होते हैं, फैट सेल्स भी होते प्लस हमारे पास हेमेटोपोइटिक सेल्स भी होते, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है। नॉर्मली फिर हमारे पास रेड बोन मैरो में ही जो हेमेटोपोइसिस होता है वो होता है। अब हमारे पास जो रेड बोन मैरो होता है इनमें एक्टिविटी जो हेमेटोपोइसिस होता है यहाँ पर हमारे पास अप टू प्यूबर्टी तक जितने भी हमारे पास बोन्स है सारे के सारे रेड बोन मैरो हैं। अप टू प्यूबर्टी तक जितने भी बोन्स है वो हमारे पास है सारे के सारे रेड बोन मैरो। लेकिन जब हमारे पास 20 ईयर्स तक बंदा पहुंच जाता है यहाँ पर फिर क्या होता है कि हमारे पास बोन मैरो में 50% रेड रह जाता है और 50% हमारे पास येलो रह जाता है। ठीक हो गया। जो हमारे पास 50% रेड बोन मैरो होता है उनमें कौन कौन से बोन्स है, एक तो हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन के जितने भी बोन्स हैं उनमें हमारे पास रेड बोन मैरो होता है जो 50% एक्टिव है। और इसके साथ साथ जो हमारा ह्यूमरस है प्लस हमारा जो फीमर है, इनके जो प्रॉक्सिमल एंड्स है उनमें भी हमारे पास हेमेटोपोइसिस होता है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग बोन्स है वो हमारे पास होते हैं येलो बोन मैरो में। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास था हेमेटोपोइसिस का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हेमेटोपोइसिस किस तरह होता है, डिफरेंट सेल्स किस तरह बनते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, दूसरा नाम है इसका हेमेंजियोब्लास्ट या सिंपल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक सेल है बोन मैरो में प्रेजेंट होता है और इसकी हैसियत क्या है कि ये डिफरेंट ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है और इसके अलावा अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन कर रहा है। सबसे पहले ये स्टेम सेल क्या करेगा, ये दो मेन सेल में डिवाइड हो जाएगा जिसका पहला नाम है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर स्टेम सेल। ठीक हो गया। और दूसरा है हमारे पास कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर स्टेम सेल। स्टेम सेल इसलिए क्योंकि ये जो सेल्स है ये कॉमन माइलॉइड और कॉमन लिम्फाइड ये भी डिफरेंट सेल को प्रोड्यूस कर और अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास कॉमन माइलॉइड है वो ब्लड सेल्स जो डिफरेंट ब्लड सेल्स है उनको प्रोड्यूस करेंगे। जो हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स है जो कॉमन लिम्फाइड ये हमारे पास जो लिम्फेटिक के सेल्स है, टी सेल्स है, बी सेल्स है, नेचुरल किलर्स है, उनको प्रोड्यूस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग सेल्स है वो सारे कॉमन माइलॉइड से प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद जो हमारे पास कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल है ये फर्दर 3 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल्स में डिवाइड होगा जो कि कॉलोनी फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो सेल्स है यहाँ से ये डिवाइड होगा 3 मेन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल्स। ठीक हो गया। 3 तरह के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल्स बनाएंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास है ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनेटर और इसका है कॉलोनी
फॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल। ठीक हो गया, ये हमारे पास है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल। अब इसका जो ये है, ये हमारे पास है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल। दूसरा है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इजिनोफिल बेजोफिल प्रोजेनेटर स्टेम सेल। ठीक है, ये भी हमारे पास है स्टेम सेल। और लास्ट वन है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट एरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल। ये हमारे पास जो कॉमन मैलाइड स्टेम सेल है उससे 3 फर्दर जो है स्टेम सेल हमारे पास होते हैं। एक है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल, दूसरा है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एजिनोफिल बेजोफिल प्रोजेनेटर स्टेम सेल, और थर्ड वन है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट एरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल। जो हमारे पास है लिम्फॉइड कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर वो भी फर्दर 3 स्टेम सेल में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट प्रो बी स्टेम सेल, सेकेंड वन है हमारे पास प्रो टी स्टेम सेल, और थर्ड वन है हमारे पास नेचुरल किलर स्टेम सेल। ठीक हो गया, ये हमारे पास है 3 सेल्स। अब जो लिम्फॉइड स्टेम सेल है इनमें क्या होगा कि फर्दर जो बी सेल है वो बी लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, जो कि जाके बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। जो टी लिम्फोब्लास्ट प्री टी सेल्स है वो टी लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे और फिर वहाँ से टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे। जो नेचुरल किलर सेल्स है वो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स बनाएंगे। ठीक हो गया, नेचुरल किलर सेल्स जब ब्लड में आएंगे ये हमारे पास होते हैं मैच्योर। जो बी सेल्स आएंगे ये भी हमारे पास होते हैं मैच्योर। जो टी सेल्स होते हैं ये जब ब्लड में आएंगे ये इमेच्योर होते हैं, ये जाके पहले थाइमस में जाके वहाँ पर ये मैच्योर होते, उसके बाद ये ब्लड में आते हैं। सो जैसे ही टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो यहाँ से ब्लड में जाके थाइमस में चले जाएंगे, वहाँ पर मैच्योर होंगे CD3, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन के लिए इनमें CD4 और CD8 लग जाएगा। जो CD4 सेल्स होंगे वो हमारे पास टी हेल्पर सेल बन जाएंगे, जो CD8 होंगे तो हमारे पास बन जाएंगे टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। फिर इसके बाद हमारे पास बी सेल। अब बी सेल जो है ये हमारे पास प्लाज्मा सेल में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इनको प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कौन करता है, यहाँ पर हमारे पास होता है टी हेल्पर 2 सेल, वो कन्वर्ट करते हैं बी सेल को प्लाज्मा सेल में। फिर बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास था लिम्फॉइड स्टेम सेल्स के हवाले से। सो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास ब्लड सेल्स है उनके हवाले से। सबसे पहले हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये फर्दर एक माइलोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट और एक होता है माइलोब्लास्ट सेल में। जो माइलोब्लास्ट सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करता है। जो हमारा फैगोसाइट स्टेम सेल है सबसे मोस्ट अबंडेंट है, अप टू 70% तक ब्लड में जो हमारा है न्यूट्रोफिल सेल होता है, जो एक्यूट इन्फेक्शन वगैरह में एक्यूट फेज में सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह में, इन्फेक्शन वगैरह में। जो मोनोब्लास्ट होता है वो फर्दर मोनोसाइट में कन्वर्ट होता है ब्लड में, मोनोसाइट में। अच्छा, अब अगर मोनोसाइट ब्लड में होगा तो इसका नाम है मोनोसाइट। अगर ये सेल ब्लड से टिश्यूज़ में चला जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रोफेज में, और उन टिश्यूज़ का ये फैगोसाइट सेल बन जाएगा। इनके जो कॉमन एग्जांपल्स है मैक्रोफेजेस के, वो क्या क्या है, अगर CNS में मोनोसाइट्स चले जाएगा तो वहाँ पर ये माइक्रोग्लिया सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। माइक्रोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फैगोसाइट सेल्स है। अगर लिवर में चला जाएगा मोनोसाइट तो वहाँ पर ये कफर सेल्स। अगर ये सेल्स हमारे पास लंग्स में चले गए तो वहाँ पर इनका है अल्वेओलर मैक्रोफेज। अगर ये हमारे पास लिम्फॉइड सिस्टम में चले गए तो वहाँ पर ये डेंड्रिटिक सेल बन जाएंगे। अगर ये हमारे पास स्किन में चले गए तो वहाँ पर ये हमारे पास बन जाएंगे लैंगरहैंस सेल्स। सो ये जो हमारे पास इन ऑर्गन्स में ये जो मोनोसाइट सेल्स होते हैं, ये मोनोसाइट सेल जब ब्लड से निकल के इन ऑर्गन्स में आ जाते हैं, उन ऑर्गन में ये परमानेंट रेजिडुअल्स बन जाते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं इन सेल्स का, और इन सेल्स के मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बन जाए तो वहाँ पर माइक्रोग्लिया बन जाएंगे, लिवर में कफर सेल बन जाते हैं, लंग्स में हमारे पास अल्वेओलर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, लिम्फ नोड में हमारे पास डेंड्रिटिक सेल बन जाते हैं, स्किन में हमारे पास लैंगरहैंस बन जाते हैं। सो
इसके बाद है हमारे पास सेकंड वन जो है क्लूनिफॉर्म यूनिट इजनोफिल बेजोफिल प्रोजेनेटर स्टेम सेल। ये हमारे पास फर्दर दो सेल में डिवाइड होता है, एक है हमारे पास माइलोब्लास्ट, दूसरा भी है हमारे पास माइलोब्लास्ट। अब इनमें क्या करता है, डिफरेंट साइटोकाइंस के थ्रू ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक होता है हमारे पास इजनोफिल, एक होता है हमारे पास बेजोफिल। ब्लड में जो हमारे पास इजनोफिल है इनका अप टू 3 to 8% तक होता है। जो बेजोफिल होते हैं वो हमारे पास 0.5 से लेकर अप टू 1% तक ब्लड में होता है। अच्छा, जो बेजोफिल सेल्स है इनका एक्शन और मास्ट सेल, इन दोनों का एक्शन सेम है, लेकिन मास्ट सेल हमारे पास होता है कनेक्टिव टिश्यू में और बेजोफिल हमारे पास ब्लड में होता है। और ये दोनों सेल क्या करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन में ये हमारे पास एक्टिव होते हैं। और जो एजिनोफिल सेल है ये हमारे पास ज़्यादातर पैरासाइट्स के खिलाफ काम करते हैं। सो लास्ट वन है फिर हमारे पास यहाँ पर है क्लूनिफॉर्म यूनिट मेगाकैरियोसाइट एरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल। ये जो सेल है ये फर्दर हमारे पास प्रो नॉर्मोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो, जिससे हमारे पास आरबीसीज बनते हैं। ब्लड में फिर सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रो नॉर्मल, इसके फिर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लेकिन इवेंचुअली इससे ब्लड में क्या बनता है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज। और दूसरा जो है मेगाकैरियोब्लास्ट, वो हमारे पास बन जाता है मेगाकैरियोसाइट, जो सबसे बड़ा सेल होता है। और फिर यहाँ से ब्लड में हमारे पास छोटे छोटे सेल्स बन जाता है प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स जो है वो हमारे पास मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं। सो ये था हमारे पास हेमेटोपोइसिस। सबसे पहले हमारे पास प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से दो बनते थे, कॉमन माइलॉइड और कॉमन लिम्फॉइड। फिर कॉमन माइलॉइड से भी फर्दर 3 सेल्स बनते हैं और कॉमन लिम्फॉइड से भी फर्दर 3 सेल्स बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन माइलॉइड है उनसे पहले ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल बनता है। दूसरा है हमारे पास इजोनोफिल बेजोफिल स्टेम सेल और तीसरा है हमारे पास मेगाकैरियोसाइट एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल। जो लिम्फॉइड है उधर से प्रो बी सेल प्रो टी सेल नेचुरल किलर सेल बनते हैं। बी सेल बी लिम्फोसाइट, टी सेल टी लिम्फोसाइट नेचुरल किलर। लेकिन टी सेल जो है वो जब ब्लड में आते हैं तो वो इमेच्योर होते हैं, वो टाइमस में जाके मैच्योर होते हैं। इसके अलावा जो ग्रेनुलोसाइट माइनोसाइट थे उनसे हमारे पास एट द एंड क्या बनते हैं, न्यूट्रोफिल और मानोसाइट। और अगर वो मानोसाइट जो है टिश्यूज़ में चले जाएंगे, जैसा कि हमारे पास ये टिश्यूज़ है, तो उनमें वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं उन टिश्यूज़ के, और उनके डिफेंस मैकेनिज्म में उन टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में उनके डिफेंस सेल्स बन जाते हैं। जो हमारे पास इजोनोफिल बेजोफिल है वो हमारे पास इजोनोफिल और बेजोफिल बनते हैं। बेजोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं, इजोनोफिल पैरासाइट्स के खिलाफ काम करते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर जो हेलमिंथ्स है उनके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। लास्ट वन है हमारे पास मेगाकैरियोसाइट एरिथ्रोसाइट, जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं और आरबीसीज होते हैं, वो हमारे पास क्लूनिफॉर्म मेगाकैरियोसाइट और एरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल से बनते हैं। सो ये था हमारे पास जो हेमेटोपोइसिस है उसके हवाले से। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन था हेमेटोपोइसिस के हवाले, और उसके बाद जो हेमेटोपोइटिक्स के जो प्रोसेस है, डिफरेंट सेल किस तरह बनते हैं, वो सारे इस तरह बनते हैं। इसके बाद हम डिटेल से एक एक सेल को करेंगे। So if you have any question about hematopoiesis, you can ask me. Thank you.